इसराइल की जस्टिफिकेशन अमेरिका की उसी नरसंहार में खुदे हुए उन्हीं लाशों के ढेर के पे जो नींव उसकी खड़ी है, और उसको जो एक अमला जामा पहनाया गया अमेरिकन ड्रीम का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ग्लोरीफाई किया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र विकास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, अब नमस्कार। आप पूछेंगे कि ये कौन है, और आपने टाइटल भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा। एक ऐसी मुहिम शुरू कर रहे हैं जो दुनिया में आपने कहीं नहीं देखी होगी। दुनिया भर के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, एक मुहिम चला रहे हैं अर्थ गवर्नमेंट करके। नीचे आपने देखा होगा वाइब्स मैनिफेस्टो फॉर अर्थ गवर्नमेंट। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या इनके उद्देश्य हैं, क्योंकि इनका पूरा मैनिफेस्टो तैयार है और दुनिया भर के लोग इनसे क्यों जुड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है। और गवर्नमेंट से भी ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे रशियन गवर्नमेंट हो, और तमाम अलग अलग एशिया की सरकार हैं जो उनके लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, और हिंद वॉइस पे अपनी बात रखने के लिए क्यों आए हैं, ये भी इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थोड़ा सा बताएं धन्यवाद। पहले ये क्या है, क्यों आपके मन में ख्याल आया है, क्या इसके उद्देश्य हैं, फिर मैं आपसे बीच में और बहुत सारी चीजें पूछूंगा। सबसे पहले तो वाइब्स का जो फुल फॉर्म है विश्व भारती अर्थ संसद, तो जो आज एक सामान्य भाषा है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रचलन है। वाइब्स का मतलब वाइब्रेशंस भी होता है। तो कैसे हम ये विचार कैसे आया कि विश्व संसद बनना चाहिए? देखिए, ये मेरा कोई मौलिक विचार नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आइंस्टाइन से लेकर गांधी और कई लोगों ने ये विचार रखा, जिसमें प्रोफेसर ग्लेन मार्टिन भी जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। 1957 से ही एक मुहिम चल रही है कि जो संयुक्त राष्ट्र का आधार है वो संयुक्त राष्ट्र नहीं होना चाहिए, वो संयुक्त विश्व नागरिक सभा होनी चाहिए। ग्लोबल सिटीजन्स का वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना चाहिए, ना कि नेशन स्टेट्स का, जिसके कई सारे अन्य पहलू हैं। उनकी जो संप्रभुता है वो एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आती है, जो वहां पे एक 30 साल का और 60 साल का युद्ध जिसमें बहुत अधिक नरसंहार हुआ था, उसको रोकने के लिए वो लाई गई थी और उस समय की वो आवश्यकता थी। पर आज डिजिटल युग में कई कारणों से वैश्वीकरण का प्रभाव इन सीमाओं को न सिर्फ उल्लंघन कर रहा है बल्कि इनको बिल्कुल दरकिनार कर चुका है और बिल्कुल बेबुनियाद और अप्रासंगिक बना चुका है। तो ऐसे में क्या विश्व सरकार नहीं होनी चाहिए जो कि इन पे अंकुश लगाए रखे, ताकि बड़े पूंजीपति और बड़े जो भी प्रभावशाली लोग हैं या संस्थाएं हैं वो विश्व को अपनी तरह से अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से मैनिपुलेट ना कर पाए। तो इसके लिए विश्व सरकार की भूमिका पहले से रखी गई। मैंने ये मुहिम संयुक्त राष्ट्र का एक अधिवेशन जब मैंने उसमें भागीदारी ली, 15 दिनों का सत्र था, तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि जो वहां के और आपस का जो टकराव है वो दुनिया को तबाही के कगार पे ला चुका है। चाहे हम पर्यावरण की बात करें, चाहे हम युद्ध और नरसंहार की बात करें, या फिर हम युवा पीढ़ी में जो एक मानसिक उत्पीड़न वो फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस फील कर रहे हैं, वो इको एग्जाइटी जो फील कर रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि हम उन पे बहुत ज्यादा बोझ जो आगे से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, औद्योगिक क्रांति से चला आ रहा है, कि जितने संसाधन हमें निकालने चाहिए, जो एक तरह से एक आय होता है, उससे बहुत ज्यादा हम मूल धन को नष्ट कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए न तो हवा बचेगा, न पानी बचेगा, न खनिज बचेगा, न ही जमीन बचेगी, न ही जीव जंतु बचेंगे। बायोडाइवर्सिटी को हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये जो क्रम है ये रुकना चाहिए। और इस बारे में जो मैंने अभी रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव, जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं विश्व पटल पर, एक विदेश मंत्री के नाते भी और एक स्टेट्समैन के नाते एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व है, तो उनको मैंने यही लिखा है कि
एक वैश्विक राजनेता के रूप में, जिसका मैं गहराई से सम्मान करता हूँ, मेरा मानना है कि अगले कुछ महीनों में मानवता को एक निश्चित विलुप्ति से बचा सकते हैं, बशर्ते कि हम सब मिलकर वैश्विक संकट को नियंत्रित करें, जो कि अत्यधिक गति से नियंत्रण से बाहर हो रहा है, और इसे शांति, सद्भाव और पारिस्थितिक पुनरुत्थान की ओर मोड़ दें। और अपना परिचय देते हुए मैंने कहा है कि मैं एक ऐसी संस्कृति से आता हूँ जो अंत्योदय का विचार करती है, गरिमा, स्वास्थ्य और खुशी के साथ खड़े अंतिम व्यक्ति की भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विश्व कल्याण का जो विचार करती है, सत्ता में बैठा राजनीतिक वर्ग पूरे दुनिया भर में हमें किस तरह की दुनिया की ओर ले जा रहा है, जहां हम जल्द ही अंतिम बचे हुए कुछ लोगों की गिनती कर रहे होंगे। तो क्या विडंबना है कि जो समाज, जो संस्कृति अंत्योदय की भलाई की बात करती है, वो अब अस्तित्व के संरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। और कल्पना कीजिए कि हम में से अरबों लोग कितने कष्टों से गुजर रहे होंगे जब हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। हम उस कगार पे औद्योगिक क्रांति और जो ये बर्बरता है, जो संप्रभु राष्ट्रों का आपस का टकराव है, उनका जो आपस का स्वार्थ साधन है, वो हमें किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मैंने उनको आमंत्रित किया है कि 31 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सेमिनार हॉल में 9 बजे से 5 बजे का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें उनको ऐसा मुख्य अधिवक्ता, कीनोट स्पीकर और सेशन चेयर के रूप में आमंत्रित किया है। और भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री को भी सह अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। उनके अभिभाषण का जो शीर्षक है कि क्या पृथ्वी राज्य एक विचार है जिसका समय आ गया है, और इसके साथ 2 पैनल डिस्कशंस भी होंगे, जिनका शीर्षक है पुरानी विश्व व्यवस्था को बदलना, लालच, उदासीनता और अभाव से प्रेम, करुणा और प्रचुरता की ओर, समृद्धि की ओर। और दूसरा है पृथ्वी सरकार, विवेक और स्थिरता को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता है। इसमें कई लोगों ने ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। डॉक्टर एंड्रिक ऑर्टुनोव, जो कि रशिया इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के फाउंडर डायरेक्टर जनरल रहे और वर्तमान में एकेडमिक डायरेक्टर हैं। आज ही मुझे स्पेन के एम्बेसडर, जो खुद में यूनाइटेड ह्यूमैनिटी का एक कैंपेन चला रहे हैं, जो मोमेंटम नाम की एक विश्व चर्चित पुस्तक के लेखक भी हैं, उनका भी रिप्लाई आया है। हालांकि वो अभी भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के स्पेन के एम्बेसडर, राजदूत हैं, तो वो अभी वर्तमान में श्रीलंका में है। पर हमारा चूंकि हाइब्रिड मोड में है, तो इसमें आप ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों तरह से अटेंड कर सकते हैं। तो ये भूमिका मैं रख रहा हूँ इकराम जी, कि हम लोग इस एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। जिस भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 75 सालों तक इतने बड़े राज्य राष्ट्र होने के बावजूद भी जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला, वो प्रतिष्ठा और प्रभाव नहीं मिला। अब हम संयुक्त राष्ट्र को एक नए सिरे से, जैसे लीग ऑफ नेशंस हट के संयुक्त राष्ट्र आया था, वैसे ही अब एक विश्व संसद हम लेके आ रहे हैं, जिसकी अभी भूमिका रखी जा रही है। और उसके पहले भाग में प्राइमाकोव डॉक्ट्रीन, जो रूस के पूर्व प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे, येवगेनी प्राइमाकोव, उन्होंने अमेरिका के एग्रेसिवनेस, अमेरिका के आक्रामकता को संतुलित करने के लिए रूस, चीन और भारत को एकत्रित होने के लिए का एक दर्शन रखा था, जिसको प्राइमाकोव डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो उसके आज सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट है वो सर्जी लैवरोव है, रूस के विदेश मंत्री। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक भूमिका एक बन रही है कि पहले रूस, भारत और चीन, इसका एक संघ बनेगा, RIC फेडरेशन, और उसके बाद हम वसुधा राज्य, अर्थ स्टेट की भूमिका रखेंगे, जो 15 जनवरी 2026 तक पूरा होने की पूरी संभावना है। आपने यहाँ पर सारी चीजें गिनाई हैं, लेकिन आपने कहा सबसे शुरू में ही कि जो कॉरपोरेट घराने हैं खासकर, वो सरकार को अपने हिसाब से रूल करते हैं, और वो लेकिन और आप सरकारों को ही चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं, कॉरपोरेट की मनमानियां ना चले, लेकिन सरकारें तो वही बनाते हैं।
फिर आप मनमानी करने से कैसे रोकेंगे उन्हें? ये मेरा सवाल है सर। इसका बहुत ही सीधा और स्पष्ट और बहुत संक्षिप्त जवाब है, एक बड़ी लकीर खींचकर। देखिए, कॉरपोरेट का बहुत बड़ा योगदान है ना? बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलता है। देश की आर्थिक उन्नति में कॉरपोरेट जो पूरा वर्ग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम उसको बिल्कुल ही नकार नहीं सकते, खारिज नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें उस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो जो बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि विश्व सरकार नहीं है। यदि एक विश्व सरकार का एक छत्र छाया होता और उसकी एक रेगुलेटरी अरेंजमेंट होती, उसकी नियामक प्रणाली होती, तो ये दुर्व्यवस्था, जो शोषणकारी व्यवस्था है, ये उपजती ही नहीं, ये इस तरह से विकराल राक्षसी रूप ले ही नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, हमने कहीं ना कहीं जो रथ है उसको घोड़े के पीछे रखने के बजाय उसको घोड़े के आगे कर दिया। तो अब हम उसको थोड़ा उल्टी गंगा को सीधी सीधा कर रहे हैं कि अब हम घोड़े को आगे कर रहे हैं, जो कि विश्व सरकार बनाकर हमारा पूरा लक्ष्य है। आप रशिया के साथ जुड़ रहे हैं, स्पेन का भी आपने ज़िक्र किया, तो चाइना का भी, ऐसे में यूएसए का भी आप ज़िक्र करें, वहाँ के लोग भी आपके साथ हैं। आजकल हमारे सरकार की और अमेरिका सरकार की जो है आपस में बन भी नहीं रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा? देखिए, मुश्किलों का सामना नहीं करने का तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। चुनौतियां तो आएंगी ही, और चुनौतियां हैं इसीलिए तो हम कार्य कर रहे हैं। तो जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए, गाजा नरसंहार के बाद एक बहुत पुराना एक गांठ, जो ऐतिहासिक पक्ष है, वो खुल चुका है। वो खुला ऐसा है कि जिस तरह से गाजा नरसंहार हुआ, आज से 500 साल पहले से जो अमेरिका बसा है, वो भी नरसंहार की नींव पे ही बसा है। और इजराइल के लोग उसी बात को एक एक्सक्यूज बनाकर, उसी को एक भूमिका बनाकर कि अगर आप अमेरिका को नहीं रोक पाए और उसको आपने लेजिटिमाइज कर दिया, तो आप हमें क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीक बात है, जो शायद दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ अभी इस पक्ष से मैं कहूंगा अछूता है। न तो नोआम चॉम्स्की इसकी बात कर रहे हैं, या कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा विश्लेषक इस बात को नहीं कर रहा है कि इसराइल की जस्टिफिकेशन कहां से आ रही है। इसराइल की जस्टिफिकेशन अमेरिका की उसी नरसंहार में खुदे हुए उन्हीं लाशों के ढेर के पे जो नींव उसकी खड़ी है, और उसको जो एक अमला जामा पहनाया गया, अमेरिकन ड्रीम का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ग्लोरीफाई किया गया, और भारत से तो बहुत बड़ा वर्ग वहां गया है जिनको बहुत अवसर भी मिले, तो बहुत उसका दोनों पक्ष है। लेकिन ये सब, शायद ये पुराना किस्सा नहीं खुलता अगर गाजा नरसंहार नहीं होता और अमेरिका की इतनी स्पष्ट भूमिका नहीं होती। इकराम जी, आप गौर कीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, और बहुत ही एक भारी दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में जो लोग गए, दुनिया भर के लोग गए और बहुत योगदान किया, बहुत सारे आविष्कार वहां से हुए। अभी हम देख रहे हैं कि गूगल से लेके एप्पल, बहुत सारा कुछ हुआ है। जो हम अभी बात कर रहे हैं, संभवतः उसकी भी जो बैकग्राउंड डेवलपमेंट हुई है, वो अमेरिका में हुई है। लेकिन ये कोई भी नैतिक आधार नहीं बनता कि अगर आज हमारे युग में भी, जब हम कह रहे हैं कि हम कॉलोनियलिज्म को पीछे छोड़ा है, उपनिवेशवाद से हम पोस्ट कॉलोनियल एरा में आ गए हैं, हम पोस्ट वॉर, पोस्ट जेनोसाइड एरा में आ गए हैं। आप संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक बार पढ़ के देखिए, बहुत लंबा चौड़ा चार्टर नहीं, वो शुरुआत ही होता है इसी बात से कि आगे कोई युद्ध नहीं होगा, कोई नरसंहार नहीं होगा, ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाए। और आपने सिरे से संयुक्त राष्ट्र की नींव को हिला के रख दिया। आपने शुरू से ही उसके नींव में जहर घोल दिया। आपने उन्हीं आक्रामक आतंकवादी राष्ट्र राज्यों को, जिनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको आपने विटो पावर दे दिया, परमानेंट सीट्स दे दी सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो हमारे साथी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन के 1991 में उन्होंने पत्र तैयार किया कि जो अरबों रुपए इस तरह से युद्ध की तैयारी और युद्ध में झोंके जा रहे हैं, उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए होना चाहिए।
और उनकी बात को आपने एकदम से नकार दिया। डॉक्टर एरिका आयरिन डायस, जिन्होंने मूल निवासी जो स्वदेशी आंदोलन है विश्व भर में, उसको पहल दी, जबकि वो एक ग्रीक नेशनल थी। 2017 में उनका देहांत हुआ, तब तक वो लगी रही। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण अंगों का स्थापना किया संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क में, जैसे कि परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, उसके पहले वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस इश्यूज। और उनका विचार था, उनका प्रस्ताव था, जिसमें दशकों लगे तैयार करने में। 2007 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणा पत्र पारित होता है लगभग सर्वसम्मति से। सिर्फ 4 जो पूर्व उपनिवेशवादी राज्य हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, सिर्फ ये पहले इससे डिनाई करते हैं, इसके अगेंस्ट जाते हैं, वो भी बाद में अपना हटा लेते हैं। तो सिर्फ ये यूनानिमसली पारित होता है, लेकिन इसको जो मतलब एक इन्फोर्सिबल बनाना था, इसको जो कार्यकारी बनाना था, वो काम इन्होंने चोरी छिपे इसको एकदम से साइड में कर दिया। और उस बीड़ा को हम लोगों ने उठाया है, और अब ये इतना बड़ा वैश्विक नेटवर्क जुड़ चुका है। सिर्फ रूस और चीन ही नहीं, अफ्रीका के बहुत बड़े बहुत राज्य जो कि डीकोलोनाइजेशन में आज वर्ल्ड को लीड कर रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका के लोग जो फ्रांस के का भी विरोध कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी जो पूरा मूवमेंट चला, जर्मनी का, बेल्जियम का, जो भी पूर्व उपनिवेशवादी यूरोपीय राष्ट्र रहे जिन्होंने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट घोषित कर दिया, पर पता चला कि पूरी अनैतिकता तो यूरोप को दबाए हुए था। यूरोप डार्क इविल फोर्सेस बना हुआ था अभी तक। तो ये जो इतिहास को एकदम से तोड़ मरोड़ कर जो हमें परोसा गया है, हमारा पक्ष ये भी है कि इतिहास को एक नए सिरे से, एक ईमानदारी से, सच्चाई से उसका आकलन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए और उसको युवा पीढ़ी के सामने विश्व पटल पे रखा जाए। आपने मुझे बताया डिजिटल पे आप लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी आपकी मीटिंग्स चल रही है। क्या ग्राउंड में आपका कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम भी होने जा रहा है जिससे लोग आपको जुड़ सके, आपके साथ आ सके? बिल्कुल इकराम जी, और बहुत जल्द ही, आज मंगलवार है, शुक्रवार को यानी 31 तारीख को ही हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार हॉल में 9 बजे से 5 बजे का कार्यक्रम रखा है, जिसमें 3 सत्र होने वाले हैं, जिसकी मैंने शुरू में भी चर्चा की। इसके लिए हमने रूस के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री को सत्र का अध्यक्ष बनाया है, और रूस के विदेश मंत्री कीनोट स्पीकर भी हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, स्पेन के एम्बेसडर जुआन एंटोनियो मार्च और कई अफ्रीकी देशों के राजदूत और भूटान के, तो कई लोगों ने अपनी सहमति जताई है। हमारे जो पार्टनर हैं, एफ्रो एशियन न्यूज, जो ग्लोबल मीडिया पार्टनर है, उनका ऑलरेडी 20-30 ऐसे राजदूतों से संपर्क हो रहा है। बहुत बड़े नाम में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम जी का उत्तर आया कि हालांकि वो उस दिन जयपुर में है, पर चूंकि ये हाइब्रिड कार्यक्रम है तो ऑनलाइन वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा रतिन, जो कि एमईटी इनोवेशन के पूरे हेड करते हैं। तो ऐसे कई लोग, गणमान्य लोग और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ ऑलरेडी उस दिन आ रहे हैं। और सुबह में हमारा एक जेंजी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी एक सेशन है, जिसमें एक बुक लॉन्च भी की जा रही है, जो मैंने पुस्तक लिखी है, एप्पल ऑफ माई आईज, इनसाइड द आउट ऑफ द बॉक्स गिफ्ट फॉर अ जेंजी डॉटर। तो उसके माध्यम से मैंने एक यंगर जनरेशन का, जो रिव्यूअर्स कह रहे हैं, जो जिन लोगों ने पुस्तक की समीक्षा की है, वो कह रहे हैं कि एक नया तरह का मैनिफेस्टो युवा पीढ़ी के लिए आपने तैयार कर दिया है। तो उस पुस्तक का लॉन्च भी है। और इसके साथ साथ जो आपके साथ हिंद वॉइस के साथ जो हमारी मीडिया पार्टनरशिप है, और एफ्रो एशियन न्यूज के साथ अंग्रेजी में और विश्व की अन्य भाषाओं में हमारी पार्टनरशिप है, वो दोनों का भी लॉन्च, आधिकारिक लॉन्च उस दिन ही होगा। तो बहुत शुक्रिया। और आप लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो भी आना चाहते हैं इसमें, तो आप लोग आ सकते हैं। तो
आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं 31 अक्टूबर को, यानी कि इसी महीने की लास्ट तारीख में आप आ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। जो मोमेंट ये लेकर चल रहे हैं वो एक ऐतिहासिक होने वाला है और बहुत सारे दुनिया भर से लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो आप भी आइए, आपका भी मोस्ट वेलकम है। अगले एपिसोड में जल्दी ही, इससे पहले या उसी दिन आपसे मुलाकात होगी सर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।